अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार के नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। देखने वालों को बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, एक पब्लिक सर्विस मैसेज है वो मेरी तरफ से। वो ये है कि मौसम आप जानते हैं कि इस टाइम खुश्क है, बारिश की उम्मीद है और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश हो जाए, लेकिन जब तक बारिश नहीं होती तब तक ये जो मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है ये नीज़ल हुई है इस टाइम। क्योंकि फ्लू जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा इन हुआ हुआ है, स्पेशली हमारा मौसम क्योंकि बड़ा सर्द है और खुश्क भी है। अचानक से सर्दी बढ़ी है और एकदम से इतनी सर्दी बढ़ गई है कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे अचानक से ही जो है वो जनाब 7-8 पे आपका दर्जा रहा चला जाएगा। तो खैर इस टाइम सूरत हाल ये है कि आप अपना ख्याल रखें, पानी का इस्तेमाल, गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ठीक है, और अपने आप को ढांप के रखें और जो गर्म कपड़े हैं उन्हें लाजमन पहनें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये तो होगी जनाब एक पब्लिक सर्विस मैसेज इन द बिगिनिंग। ख़वातीन हज़रात, किसान किसी भी मुल्क के लिए एक रीढ़ की हड्डी की तरह होता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि किसान आपकी मईशत को खड़ा करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। द रीज़न इज़ कि देखिए कपास की काश्त होती है, खाद यहाँ पर बाकायदा जो है उसका काम होता है, ठीक है, और फिर फ्रूट और कमाद हो गया, फिर गंदम हो गई, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जिस तरह से आप इन पर जितनी काश्तकारी करते हैं उतना ही ज़र मुबादला भी कमाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रूट जो अच्छी नस्ल का फ्रूट है वो आप बाहर भिजवाते हैं, ज़र मुबादला कमाते हैं, गंदम बाहर जाती है, कपास बाहर जाती है, ठीक है। तो ये जो एक्सपोर्ट का सिलसिलाकार है उसमें जो काश्तकारी है, जो ज़राअत है, इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा रोल है। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में जैसा आपने देखा होगा कि गुज़श्ता ये जैसे समर सीज़न भी गुजरा है तो किसानों की बड़े मुश्किलात जो हैं वो हमने देखी हैं। किसानों को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा है। किसानों ने जितने पैसे इन्वेस्ट करके गंदम की काश्तकारी की, वो गंदम उनको उस रेट पर भी नहीं उनसे ख़रीदेगी जो उनकी लागत थी, तो जो बचाना है वो तो दूर की बात है। और हमने इस पर काफ़ी प्रोग्राम्स भी किए, आपने देखा भी कि मुख्तलिफ़ जगहों पे बहुत बात हुई, गवर्नमेंट लेवल पे भी बात हुई और उसके बाद रेट्स पर काफ़ी कमी बेशी का सिलसिला चलता रहा और मजबूरन कई किसानों ने जितनी लागत थी उससे कम तर होकर भी अपनी चीज़ बेच दी कि पास रखने से जो ख़राब होगी, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, भाई कम रेट पे है ले लो, कुछ तो हमारी भरपाई होगी। तो किसानों को इतना मजबूर कर दिया गया कि उन्होंने अपनी लागत से कम में भी अपनी गंदम को बेचना मुनासिब समझा और शायद वो उनके लिए नुकसानदेह भी था। मेरे पास कुछ गुज़श्ता दिनों में एक रिपोर्ट है ज़राअत के हवाले से, वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। फिर मैं आपके सामने एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रखूँगा कि गंदम के अखराजात में कितनी टोटल लागत आती है। ये हम बारहा इसलिए आपके सामने रखते हैं कि सीज़न टू सीज़न चीज़ें बदलती हैं। जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, भाई लागत भी बढ़ती जा रही है, लेकिन उस लागत के बढ़ने के बाद क्या उस एक किसान को फ़ी एकड़ उतनी उसको अर्निंग हो जाती है, मतलब उतना उसको रिटर्न में मिल जाता है जितना वो इन्वेस्ट करता है? इस हवाले से भी बात करेंगे। इसके अलावा कमाद के अखराजात पे भी हम बात करेंगे, फ़ी एकड़ कितना खर्चा आता है। इससे पहले कि हम हमारे किसानों की जानिब जाएँ और उनसे मुलाकात करें और एक बार फिर से हम उनके मसाइल पर रोशनी डालें और आजकल सीजनल उनको कितने मसाइल का शिकार है और अब तक क्या सूरत हाल है वो आप तक पहुँचाएँ। मेरे पास गंदम के अखराजात है, कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, प्रोग्राम में शामिल करते हैं। इसका ठेका देखें, ये फ़ी एकड़ की बात हो रही है। ठेका 65,000 रुपये, बीज आप 6500 का डालते हैं, हल चलाइए 12,500 है, खाद 34,800 है, ठीक है। फिर आप DAP की बात करते हैं, जो खादें वगैरह हैं जिसमें कीड़े मार अद्वियात है 3,000 की डलती हैं। गंदम की जो कटाई है वो 10,000 रुपये लेती है, जो उसकी गोहाई है वो 10,000 रुपये लेती है, फिर आपाशी 9,000 लेती है, अशर जो है वो 6200 है। इसके अलावा आपियाना जो है वो 500 है और वर्क फोर्स यानी जितने लोगों को आप जो मैन फोर्स है, जो वर्क फोर्स है, वो तकरीबन 18,000 रुपया ले लेती है। तो टोटल कॉस्ट बन जाती है 1,75,000 रुपये। ये 1,75,000 रुपये फ़ी एकड़ की बात हो रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी आमदन पे, मतलब एक जो फ़ी एकड़ है उसके ऊपर 50 मन तक जो गंदम की काश्त हो जाती है, ठीक है। और इसकी रहट जो है, इसका जो रेट है वो 2500 है। इसका मेहरान 1,25,000 है और तूड़ी फ़ी एकड़ जो है वो 25,000 है। ये टोटल कॉस्ट बन जाती है 1,50,000। अब आप देखिए कि 1,75,000 तो वो है जो आपने इन्वेस्ट कर दिया और आपके पास बच क्या रहा है 1,50,000, मतलब 1,75 लगा के आपको 1,50 मिल रहा है, तो 25,000 तो वही घाटा है सबसे पहले और उसके बाद इसके ऊपर प्रॉफिट है मेरे ख्याल से। अब देखिए अगर आपने 2 लाख रुपए लगाए हैं, ठीक है, तो 2 लाख के ऊपर आपको कम से कम कोई यार 25-30,000, 40,000, 50,000 तो बचना चाहिए, ठीक है, कि आपकी लागत आपको पूरी हो जाए। मतलब 1,75,000 अगर आपने फ़ी एकड़ लगाया है तो फ़ी एकड़ 1,75,000 वो तो कॉस्ट पूरी हो और उसके बाद फिर आपको फ़ी एकड़ जो है वो 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 जितना भी आप मैक्सिमम जा सकते हैं वो आपको बचे। सो आइए इस हवाले से हम बात करते हैं आज के प्रोग्राम में। हमारे पास मैंने कुछ किसानों को मदऊ किया हुआ है, हमारे पास कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे
कि क्या बेसिक इश्यूज़ हैं, अभी तक क्यों नहीं इनके मसाइल का हल हो रहा है। फिर हम बात करेंगे कुछ ब्लैक मार्केट के हवाले से भी कि जो खादों को लेकर के ब्लैक मार्केट चल रही है, क्या वो धंधा अभी भी गर्म है या उसमें कहीं कोई कमी बेशी की है हुकूमत ने और थोड़ी सख्ती की है। सो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रोग्राम बनाम सरकार, लोगों से बात करते हैं। खबरदार हज़रात, जैसे कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा है कि किसान किसी भी मुल्क के लिए एक रीढ़ की हड्डी की तरह होता है जो उसकी मईशत में बड़ा ही अहम किरदार अदा करता है। इस हवाले से काश्तकारों की जो सोच, जो राय है, वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मसाइल हैं वो अभी तक हल नहीं हो सके और हमने जिस तरह से गुज़श्ता कुछ महीनों में देखा है कि मसाइल बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन जो निगोसिएशन हुकूमत के साथ किसानों की होनी थी, आई डोंट नो उस पर अभी तक क्यों नहीं अमल दरामद हो पाया। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक काश्तकार मौजूद हैं, आप मोहम्मद अशफाक हैं। सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी तबीयत है सर आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी चल रही है आपकी काश्तकारी? पहले ये बताएं, आजकल क्या क्या किस पर काम हो रहा है? काश्तकारी तो चल रही है, लेकिन किसान, एक जिस तरह आपने बताया कि किसान एक रीढ़ की हड्डी होती है, इस गवर्नमेंट ने आके रीढ़ की हड्डी को ही बीमार कर दिया है। तो मुल्क क्या चलेगा? हम तो बीमार पड़े हुए हैं। हमारी गंदम है वो नुकसान में जा रही है, हमारा कमाद है वो नुकसान में जा रहा है, और हमें पेट्रोल वो आपको डीजल वो बहुत महंगा है, और उसके अंदर जब बिल आते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे मसाइल फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लगा के भेज देते हैं। जी 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 जी। अब जिस तरह गंदम है, आपको गंदम हमारा जो खर्चा है वो खर्चा भी नहीं पूरा करेगा, बल्कि 20-25 हज़ार रुपया पर एकड़ लॉस पे हम जा रहे हैं। पर एकड़ 20-25 हज़ार रुपया पर एकड़ हमारा लॉस पे जा रहा है, और अभी तक गंदम जो है ना वो गांव में पड़ी हुई है, लेने वाला कोई नहीं है। अच्छा, अभी तक गंदम पड़ी ये हुई है। इतने महीने गुजर गए, नई फसल लगी है। अब हम नई फसल का भी अभी तक कोई रेट नहीं दिया इन लोगों ने। जितने भी ज़रूरी मुल्क हैं दुनिया में, सारे अपने बेसिक प्राइस अनाउंस करते हैं, सपोर्टिंग प्राइस अनाउंस करते हैं, लेकिन बदकिस्मती है पाकिस्तान में किसी ने अभी तक प्राइस अनाउंस नहीं। अच्छा, मुझे विश्वास भाई ये बताएं, बहुत सारे लोगों ने जो रेट गवर्नमेंट ने दिया जो कि बहुत ही कम था, उस पर एक्शन भी हुआ, बात भी हुई, एहतजाज भी हुए, सब ने अपनी अपनी बात भी की, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने मजबूरन कम रेट पे भी अपनी गंदम को निकाल दिया। तो ज़िंदगी में सर्वाइव करना पड़ेगा ना। जी बिल्कुल। कैसे सर्वाइव करेंगे? अब ज़मींदार की मैक्सिमम जो जमा पूंजी होती है वो गंदम है, और जब गंदम वो घर ले आया तो उसने उसके ऊपर किसी ने 10 लाख रुपया खर्च किया, किसी ने 20 लाख रुपया खर्च किया। अब नेक्स्ट फसल खाने के लिए उसको पैसे चाहिए ना। एब्सोल्युटली। कहाँ से लाएगा? उसके लिए तो कोई नहीं है, बैंक बैलेंस तो नहीं है उसके अंदर, ना गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। वो क्या करेगा? वो बेचारा सस्ती बेचेगा, महंगी की उसको बेचनी है ना, तो उसके पास स्टोरेज कर सकता है ना, हमारे पास स्टोरेज का निज़ाम ही है। नहीं तो देखें, ये मुझे ये बताएं, देखें अब इतने तकरीबन गर्मियाँ गुजर गई, काश्तकारी भी हो गई, अगली फसल भी आप कह रहे हैं कि उसकी भी तैयारी आपने शुरू कर दी हुई है, तो ये पड़ी क्या एट द एंड ख़राब तो होती है? तो ख़राब हो चुकी है, बहुत सारी ख़राब हो चुकी है। तो वो भी तो नुकसान है। तो फिर आपने वो कम रेट में क्यों नहीं निकाल दी कि चलो निकल जाएगा? कम से कम ले तो फिर ना लेता ही कोई नहीं। अच्छा, सपोर्टिंग जितनी सपोर्ट प्राइस है, जितनी कंट्रीज हैं, आप जितनी भी कंट्रीज को आप उसकी स्टडी करें, तो जब फालतू चीज़ होती है गवर्नमेंट खुद लेती है। अब गवर्नमेंट ने क्या करना है, उसका गवर्नमेंट का काम होता है, वो करें। अब वो गवर्नमेंट ले ही नहीं तो क्या करेंगे हम लोग? सही, गवर्नमेंट तो बाहर से मंगवा ली, तो जिम्मेदार क्या करेगा? मैंने ये भी देखा है कि मजबूरन कोई किसी ने 2 मन मांग ली, किसी ने 5 मन मांग ली, किसी ने 10 मन मांग ली, तो वो उठा के निकाल कर देते कि चलो कुछ तो निकले और गुजारा सिस्टम तो चले। हम अपनी भैंसों को, बकरियों को डाल रहे हैं अपनी तैयार की हुई गंदम को। सही है, नुकसान के तौर पे। सही है, क्या करें उसको? सही है। तो अभी मुझे ये बताएं, अगली भी आप ज़ाहिर है आपका एक सिस्टम है वो आपने चलाना है, जब लॉस में चीज़ जा रही है तो फिर ये ज़रूरी क्यों है इतना? आपकी 51% पॉपुलेशन जो है वो ज़मींदार है। हाँ जी। अगर 51% छोड़ के क्या काम करेंगे? अब करना तो एक ही काम है, करना तो एक ही है ना। हाँ, अब क्या काम करेंगे? ठीक है। इंडस्ट्री आपकी बंद पड़ी हुई है, ठीक है, इंडस्ट्री हमारी बंद पड़ी हुई है, कंस्ट्रक्शन हमारी नहीं चल रही, तो हम क्या करेंगे? जिम्मेदार क्या करेगा? अब उसका वो एक बंदा, उसका एक्सपीरियंस 20 साल से वो यही काम करता है, तो क्या करेगा वो? मुझे बताएं, देखें लागत तो मैंने अभी प्रोग्राम के शुरू में भी शामिल किया कि अखराजात कितने ज़्यादा हैं गंदम के फ़ी एकड़ में, और उसमें आपको बचत क्या है। ठीक है, मतलब मेरे पास जो आप मुझे आज डिटेल्स मेरे पास पहुंची है वो 1.75 के करीब आपके अखराजात हैं फ़ी एकड़, ठीक है, और आपको जो रिटर्न आता है वो 1.5 लाख आता है। 25,000 तो सीधा इधर ही डाउन हो जाता है। फिर उसके बाद अगर हम कमाद के अखराजात की बात करें तो तकरीबन 3.5 लाख के करीब उसके ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट आ जाती है, और आपको जो बचत आ रही है वो 3 लाख के करीब, मतलब 50,000 तो फ़ी एकड़ इधर भी चला जाता है। तो ये फिर आप अपने सिस्टम कैसे चलाते हैं? मतलब क्या उधार पकड़ते हैं, आई चलाई रखते हैं कि चलो कुछ गया कुछ आया? तो ऐसे ही ना कि अभी हम अपने जो हमारे पास मवेशी हैं, हाँ जी, उनको फरोख्त कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लॉस कर रहे हैं, कुछ नेक्स्ट फसल पे खर्चा कम कर रहे हैं,
का सिस्टम तो चलाना है, सिस्टम तो चलाना, क्या करेंगे? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। कहाँ जाएंगे? तो आप ये जो महकमा ज़राअत के दफातर हैं, मतलब यहाँ जाकर अपनी अर्जियाँ देते हैं, बात करते हैं इनके लोगों से, महकमा- क्या रिस्पांस मिलता है आपको? महकमा ज़राअत वाले तो सोए हुए हैं। अब हमारे गांव में उन्होंने लाखों रुपए लगा के ऑफिस बनाया है जो अबैंडेड पड़ा हुआ है, लोगों ने कब्जा कर लिया हुआ है। मैं खुद डिप्टी डायरेक्टर खालिद साहब से, जो आज का डायरेक्टर है एग्रीकल्चर, उनसे जाके मिला हूँ। मैं कहा यार हमारे इलाके में आपका वो नुमाइंदा नहीं आ रहा। उनका ये हमारे पास बंदा स्टाफ ही नहीं है। स्टाफ ही नहीं। आप आएँ। उन्होंने मुझे वादा किया कि मैं आऊँगा। अब एक तो ये कि उनका जो हेड ऑफिस है जहाँ फैसलाबाद में, और यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। ठीक, अब मैं 25 किलोमीटर जब ट्रैवल करके जाऊँगा तो मेरा ट्रैवल एक्सपेंस है ना, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली फिर मेरा टाइम ज़ाया होगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अब जो इनका जो जितना सेटअप होता है, अब ये तो हमारे लिए ज़राअत के ऑफिस हैं, ये तो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर एक ब्रेक की जाने जाऊँगा, वापस आते हैं और यहीं से फिर प्रोग्राम का बकिया सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ रहिए। खबर ज़राअत अभी ऑफ द रिकॉर्ड बड़ी मज़े की बात हो रही थी इशफाक भाई से, और हम बात कर रहे थे जो पानी का लेवल कम हो रहा है, इस पर इन्होंने एक स्टडी भी की है और एक मॉडल भी तैयार किया, उस पर भी हम बात करेंगे। मैं आपको बल्कि ब्रैकेट में दिखाता भी हूँ, साथ साथ इशफाक भाई से बात भी करते हैं। इशफाक भाई मुझे बताइएगा, पानी के लेवल जैसे कि हम दिन ब दिन कम होता जा रहा है, हम जानते हैं, तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए या बैलेंस करने के लिए आपने क्या स्पेशल स्टडी की है, ये बताइए। जी, मैंने ये कोई तकरीबन 6 साल पहले ये इसके ऊपर स्टडी स्टार्ट की थी कि पानी का लेवल जो कम हो रहा है इसको कैसे अप किया जा सकता है। ठीक है। तो स्टडी करते करते मुख्तलिफ माहिरीन से बात होती रही, नेट पे सर्च किया। तो एक तो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम, पानी का प्रॉब्लम है कि इसका TDS ज़्यादा है। तो एक पानी का लेवल कम हो रहा, 2 चीज़ें प्रॉब्लम थी। तो मैं TDS पे ऊपर काम कर रहा था। तो जब TDS को अच्छा करने के लिए काम किया तो मुझे असराइल का मॉडल मिला। अच्छा। अब असराइल के अंदर के पास कोई रिवर नहीं है, कोई नहरी निज़ाम नहीं है, दुनिया की बेस्ट एग्रीकल्चर कर रहा है। अच्छा। तो मुझे एक साहब से बात हुई, वो डायरेक्टर एग्रीकल्चर थे बहावलपुर के, वो मेरे पास विजिट किया। उसने कहा वो वाटर चार्जिंग करता है। वाटर चार्जिंग, अच्छा ये क्या होती है? वाटर चार्जिंग, मैं कही वाटर चार्जिंग, मोबाइल चार्जिंग तो होती है, वाटर चार्जिंग क्या होती है? ठीक है। उसने कहा जी वो देखें, वो जब उसका रेन होती है, जब बारिश होती है, तो उसका पानी, बारिश का पानी जमीन के अंदर जो टैंक अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, वो भेज देता है। ठीक है। मैं कहा कैसे भेजता है? उन्होंने कहा आप एक बोर करेंगे, ठीक है, जितनी भी कैपेसिटी के हिसाब से आप 30 फुट बोर करें, 10 फुट नीचे उसका फिल्टर डालें, ऊपर एक हौदी बना के 10 फुट ऊपर आप फिल्टर डाल दें। जो पानी बारिश का पानी होगा फिल्टर होकर ज़मीन में चला जाएगा। अब वहाँ जमा होना शुरू जमा होगा, जो पानी के साथ मिक्स हो जाएगा। ठीक है। जो नीचे ज़मीन में पानी है ना, उसके साथ मिक्स हो जाएगा। ठीक है। वो जब मिक्स होगा पानी, उसके 2 फायदे होंगे। एक तो उसका पानी ऊपर होना शुरू हो जाएगा, एक उसका TDS बेहतर हो जाएगा। एब्सोल्युटली। मैंने उसकी बातों पे सुन के, मैंने यहाँ पे आपसे मेरा छोटा सा बगीचा है, तो ये दूसरी ज़मीन से नीचे है, डाउन है। इसके मुझे 3 फायदे हुए। एक तो पानी लेवल अप हो रहा है, दूसरा उसका TDS बेहतर हो रहा है, तीसरा जितनी बारिश हो जाए मेरे इस बगीचे को मुतासर नहीं होती। सही है। क्यों? वो जब मैं घर में सोया होता हूँ, बारिश हो रही होती है, वो ऑटोमेटिक नीचे जा रहा होता है, अल्लाह ताला के टैंक में महफूज हो रहा है। अगर हम इस मॉडल को लें और गवर्नमेंट और तंजीमें, फलाही तंजीमें, गवर्नमेंट, प्राइवेट, अब जितने भी पानी के मसाइल से गुजरे हम लोग, अगर हर घर को हम लॉ वाइज ये बाइंड करें कि वो हर घर वाला एक छोटा सा वाटर चार्ज लगाएगा। सही है। हर ट्यूबवेल वाला के पास वाटर चार्ज लगे होंगे, हर जितना भी हमारा नहर जो बारिश का पानी है उसको आप यूजफुल करें, आप नीचे ले जाएं। बिल्कुल उसको यूज में लाएं। जिम्मेदार है, अब जिम्मेदार के पास जब बारिशें होती हैं तो पानी ज़्यादा होता है, क्या करता है वो ओवर चार्जिंग कर देता है, ओवर वाटरिंग कर देता है। आओ कमास को ओवर वाटरिंग करता है, ठीक है, भरे होते हैं, ओवर करता है, क्योंकि उसके पास उसका कोई डाल पानी नहीं। अगर उसको ये हम गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इस मॉडल पे अगर काम किया जा सके, मॉडल पे काम किया जाए, तो हर जिम्मेदार अपने रकबे में अपने ट्यूबवेल के पास वो वाटर चार्जिंग लगा ले पॉइंट। उसके ऊपर ना तो इलेक्ट्रिक की जरूरत है, ना उसके ऊपर रूटीन मेंटेनेंस है, ना कोई खर्चा नहीं है। सही है। सिर्फ लगाने का जो 5-7 हज़ार रुपया ना वो खर्चा है। बस। बाकी जो कुदरती पानी बारिश है अब आप स्टोर करें और उसको जमीनी पानी के साथ मिक्स करके यूटिलाइज करें, वो भी स्टोर करें। सही है। और जो आपका नहर का पानी ज़्यादा हो जाता है जिन दिनों में, तो आप नीचे भेजते, तो नीचे एक जब ऊपर पानी खड़ा हो तो डैम बनाएंगे, तो फसल भी, डैम बनाएंगे तो ज़मीन भी ज़ाया होगी। सही है, सही है। और फिर आबी बहारात उठ भी जाएगा, तो ये तो नीचे चला जाएगा, तो ना वो डाउन होगा, ना वो आबी बहारात बन सकते हैं।
और नीचे जब आप वापस उसको इंजेक्ट करेंगे, ट्यूबवेल से कर लें, नलके से कर लें, पंप से कर लें, तो वो पानी बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है। और बल्कि मैं भी रिकमेंड करूंगा कि जिस तरह से अशफाक भाई ने बड़ा प्यारा मॉडल बताया है कि जो वाटर चार्जिंग है, अब इस मॉडल पर बल्कि मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि हमें ये स्पेशल एक वो बाकायदा उसकी जो एक डिटेल है, उसकी जो तफसील है, उस पर जो इन्होंने पढ़ा है और मॉडल को कैसे आपने फिक्स करना है, अपनी ज़मीन में कैसे लगाना है। तो अभी वर्बल तो हो गया, तो हम इंशाल्लाह इसका एक प्रॉपर वीडियो भी बनाकर कोशिश करेंगे कि आप तक लाएं, ताकि ये आगाही लोगों तक भी पहुंचे। और अगर ये मॉडल गवर्नमेंट अगर इसको अडॉप्ट कर ले तो मेरे ख्याल से स्पेशली जो हमारे काश्तकार बहन भाई हैं उनके लिए बड़ी मदद हो सकती है। बहुत शुक्रिया शौक भाई, आपके कीमती वक्त का। आज हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान मौजूद हैं, शहबाज अहमद साहब। शहबाज भाई भी क्योंकि काश्तकार हैं और कमाद पर ज़्यादा काम करते हैं। अभी हमने गंदम पर बात की, अब हम ज़रा कमाद पे भी बात करते हैं। शहबाज भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। कैसा चल रहा है आपका? अब तो सीज़न है आपका तो आजकल। हाँ जी, सीज़न चल रहा है जी। हाँ जी, इंशाल्लाह जी। कैसा चल रहा है आपका सीज़न, ये बताएं। सीज़न जो है आपके सामने ही है जी, किसान के हालात। हाँ, किसान के हालात तो हैं, मैं समझता हूँ। देखें, जो आप एक्सपेंस लगाते हैं, जब भी आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी कोशिश यही होती है कि भाई मुझे इसके ऊपर को 10, 15, 20, 30% बचे, जी ठीक है। और जब वो नहीं बचता तो वो खसारे में जाता है, तो वो कहीं डीमोटिवेट भी होता है, फिर उसका दिल भी नहीं करता काम को, कहता है यार भाई फ़ायदा तो हो नहीं रहा। लेकिन वो अबाव अजदाद की जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं ना, जो आपने सारी उम्र की होती हैं, फिर आपकी मजबूरी होती है, आपने वही करना होता है। हमारी मजबूरी समझे इसे, काश्तकारी हमारी मजबूरी है, सही है। हम और कुछ कर नहीं सकते इसके अलावा, तो इसीलिए कर रहे हैं। वरना जो हालात बना दिए हैं हमारी गवर्नमेंट ने हमारे, तो वो किसान के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। अभी देखें, मेरे पास जो डिटेल है, जो आप फ़ी एकड़ इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन 3.5 लाख के करीब फ़ी एकड़ इन्वेस्टमेंट है, और उसकी जो रिटर्न है आपको वो भी पूरी नहीं है। पूरी नहीं है, ठीक है। लॉस हो रहा है, पर एकड़ 50,000 का हमें लॉस हो रहा है। तो फिर ये कहाँ पे बात जाकर ख़त्म होती है? फिर देखें ना, टैक्स भी इतने ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं और महंगाई भी इतनी कर दी गई है, फिर आपने काम भी यही करना है, तो सर्वाइवल तो फिर मुश्किल नहीं हो जाता ना? नहीं, हमारे पास सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया किसान के लिए। लेकिन हमारा ये है कि हमने अखराजात कम कर लिए हैं अपने, ठीक है। कुछ हमारे पास वो मैशी वगैरह होते हैं, वो एक आध सेल कर लिया तो अपना गुजारा पता कर लिया। इसके अलावा किसान को गवर्नमेंट जो है सपोर्ट नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती। इस वजह से किसान सारे में जा रहा है, मुसलसल सारे में जा रहा है। हमारी 2 फसलें मेजर हैं, एक गंदम की है, दूसरी एक कमाद की है, दोनों में हम लॉस में जा रहे हैं। इससे पहले आज तकरीबन जो सन 2021-2000 में किसान के हालात बहुत अच्छे थे। उन दिनों में जो कोई जमा पूंजी हुई थी वो अब 1-2 साल में उन्होंने ले लिया हमसे, यानी वो जो आपने सेविंग की हुई थी, हाँ जी, वो सेविंग लग गई, वो सेविंग लग गई। अब मुझे बताएं, अभी कोई रेट निकला है फ़ी एकड़ कमाद का? फी मन कमाद हाँ, का फी जो मन रेट क्या, है ना, हाँ, वो फी मन क्या पहले रेट? आज तक होता रहा है कि गवर्नमेंट जो है ना क्रशिंग सीजन से पहले ही अनाउंस कर देती थी कि हाँ जी, ये रेट होगा स्पोर्ट प्राइस। लेकिन इस दफ़ा कोई स्पोर्ट प्राइस अनाउंस नहीं की गई गवर्नमेंट की तरफ से। अभी तक अनाउंस नहीं हुई, या होगी? अभी नहीं होगी नहीं, वो कह रहे हैं कि हमें IMF ने मना कर दिया, हम कोई मतलब मिनिमम प्राइस या स्पोर्ट प्राइस दे नहीं सकते। चलो कोई तो रेट देना, कोई मतलब भी देखना, नहीं दिया, कोई तो कोई भी रेट नहीं दे, दिया। पता तो होगा ना कि जो भाई है ना, 500 की बेचनी है, वो 400 की मिल बेचनी है, वालों 1000 की फी मन वो बेचनी है। जो है ना शुगर मिल्स, उनके रहमो कर्म के हमें छोड़ दिया गया है कि वो जो मर्जी लगा सकते हैं। और हर मिल का रेट अपना है, हर मिल का अपना रेट है। किसी ने 300 में खरीदना शुरू कर दिया, किसी ने 325 में खरीदना शुरू कर दिया, किसी ने 350 में खरीदना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट कोई पूछने वाला ही नहीं। आप मुझे ये बताएं, देखें, अगर आपसे पूछा जाए मिसाल के तौर पे, तो आपको फ़ी मन आप क्या तजवीज़ करते हैं कि भाई मेरा खर्चा इतने में फ़ी मन में निकलता है? कम से कम जो कमाद की फसल है ना, वो फी मन 500 रुपये 500 होनी रेट होना चाहिए। चाहिए, ठीक है, ठीक है। जो देख लें, अखराजात देख लें अपने कमाद के, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। और उसका एवरेज है ना कमाद की फसल की, वो 800 मन फी एकड़ है। ठीक है, तो 800 मन को 500 से 4 लाख का बनता है, ठीक है। 3.5 लाख हमारा खर्चा है, 50,000 तो जिम्मेदार का बनता है। बनता है। लेकिन ये है कि अब इन्होंने कोई प्राइस ही नहीं दी। पिछले सीजनों में कुछ 400 रुपये रेट था पिछले सीजन में, चलो वो भी बेहतर था, चलो कदरे बेहतर था, कुछ बेहतर था, चलो मुनाफा नहीं था, कम से कम लॉस तो नहीं हो रहा था, नुकसान नहीं था, ठीक है। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने कहा कि ये हम कर ही नहीं सकते, कोई भी हम तजवीज़ नहीं करेंगे, तो ओपन मार्केट
ओपन मार्केट कर दिया, जिस वो वही हो गया ना कि जिसका जहाँ दाल लग गया है, जिसका जो रेट बन गया। इसी वजह से हमारे ना मतलब। अच्छा मुझे देखें, मैं एक बात आपसे शहबाज भाई बात करूंगा। देखें आपने मिसाल के तौर पे आपका जनाब 10 एकड़ है या आपका 20 एकड़ है या 30 एकड़ है मिसाल के तौर पे, और छोटा किसान भी है जिसके कम भी होंगे और ज़्यादा भी होंगे, तो अगर तो बारगेन है, ये बारगेन सिस्टम हो गया ना कि आपने आप खरीदार हैं और सामने वाला या बेचने वाला या आप बेचने वाले सामने वाला खरीदार है, तो दोनों के बीच को अगर डायरेक्ट कर दिया है तो ये सिस्टम अच्छा नहीं है? जी नहीं, अच्छा नहीं। ठीक है, वो शुगर मिल्स मालकन चंद एक है, वो इत्तेहाद कर लेते हैं आपस में। अच्छा ठीक है, जिम्मेदार बहुत ज्यादा हैं, मतलब वो रेट अपना फिक्स कर लेते हैं कि भाई इससे नीचे नहीं आना। वो मीटिंग कर लेते हैं फौरन, हाँ रेट ऊपर जाने शुरू हुआ नहीं, उन्होंने फौरन ही मीटिंग शुरू कर देते हैं। ठीक है, चंद मालकन हैं वो बैठकर फिर तय कर लेते हैं, ये उस तरह वो जिम्मेदार का इस्तेहसाल करते हैं। जिम्मेदार का आपस में इत्तेफाक नहीं है, ये नहीं अपनी फसल को रोक सकता, इसको इसने बेचनी है। एब्सोल्युटली, जिस हालत में भी लेंगे ना, इसने बेचनी है फसल, ये अपनी फसल को रोक नहीं सकता। उसका काम है, उसने बिजाई करनी है, उसने फिर उसको बेचना है, फिर उसने दोबारा बुआई करनी है, उसने फिर काश्तकारी करनी है। एक सर्कल है जो चलता रहेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। शुगर मिल्स मालकन हैं जो चंद एक हैं, उन्होंने तो फिर अपने प्रॉफिट को देखना है ना। मुझे सिर्फ इंडियन बल्कि ब्रेक की जानिब शहबाज भाई बेहतरी की उम्मीद लगती है आपको। देखिए आपने सारे दौर देखे हैं, आपके आबाओजदाद ने भी दौर देखे हैं, आपके बुजुर्गों ने भी देखे हैं, माशाल्लाह बुजुर्ग बैठे भी हुए यहाँ पे जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी काश्तकारी को दे दी है। दौर बेहतर गुजर गए, बेहतरी की उम्मीद आने वाले दिनों में है कि जो सिस्टम बनता चला जा रहा है, बेहतरी की उम्मीद लगती है सारे सिस्टम में। तो हमें कोई बेहतरी की दूर दूर तक उम्मीद नहीं नजर आ रही। जी नहीं, हमें नहीं बेहतरी की नजर आ रही। जो हालात हैं जो बदतर हो रहे हैं। ठीक हो गया, चलो बहुत शुक्रिया जी शहबाज भाई। आइए जी ब्रेक जाने जाते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ। ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ मोहम्मद असलम साहब मौजूद हैं। चाचू, मैंने पहले कहा कि जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी काश्तकारी को वक्फ़ कर दी है, उन्होंने सारे दौर देखे हैं। उन्होंने सर्द मौसम भी देखे, उन्होंने गर्म मौसम भी देखे, उन्होंने अच्छे हालात भी देखे हैं और बुरे हालात भी डेफिनेटली देखे होंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है किसान की, डेफिनेटली ये बहुत अच्छे से समझते हैं और एक जनरल ओवरव्यू जो है इनसे लेना बहुत ज़रूरी है। कैसे हैं चाचू, ठीक ठाक हैं आप? ज़मींदार जो है ना बहुत इस वक्त तंग पड़ा हुआ है। हाँ जी, उसे ना गन्ने की कीमत मिल रही है, ना गंदम की मिल रही है। अगर गंदम की 4000 कीमत हो तो सही चल सकता है। जी 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 जी। अगर कमात की कीमत 500 हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन ऐ तो चाचू हो जाए तो फिर है ना। हाँ जी, हाँ जी, ਇਹ ਅਗਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਸੁਰਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਤਾਂ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਖਰਚਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਤਹਾਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਚਾਚੂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਰੇ ਕੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ? ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਲੀਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ? ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਮਝ ਲਓ। ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹੋ, ਥੋੜੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ 1000 ਕੋਈ 500 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰੀਏ। ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ ਅੱਛਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਚਾਚੂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਖਸਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੰਦਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਲਾਸਟ 'ਚ ਜਾਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਚਲੋ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਫਸਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰ ਨਹੀਂ
ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਫਿਰ। ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਔਰ ਰਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਰਹੇ ਆ। ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ GST ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਲਾਤਾ। ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ ਚਾਚੂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ? ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ 8-9% ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਟੈਕਸ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਜੀ ਜੀ ਐਜ਼ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ 71 ਰੁਪਏ ਤੇ 66 ਪੈਸੇ ਪਰ ਯੂਨਿਟ। ਪਰ यूनिट 71 रुपए 66 पैसे ਹਾਂਜੀ पर ਹਾਂਜੀ यूनिट। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਹੁਣੇ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹਕੂਮਤ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੀ? ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ NGO ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਦੂਸਰੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣਾ ਬਸ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਦੌਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ? ਇਹਦਾ ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅੱਛਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ ਉਸ ਦਾ। PP ਦਾ ਦੌਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਆਈ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ 8-8 ਮਹੀਨੇ 9-9 ਮਹੀਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਨਾ ਗੰਦਮ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਹਟ ਕੇ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕੱਢਿਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ 3900 ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ 2200 ਤੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਚ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਵੇਚੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਖਰਚੇ ਕੱਢਣੇ, ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢਣੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ 2200 ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਘੱਟ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਤੇ ਦੁਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰੱਬ ਸਾਰੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀ करे। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आइए जी आगे प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। ख़वातीन हज़रात, खाद की महंगाई की वजह से ब्लैक मार्केटिंग का बाज़ार गर्म है। हुकूमत के जो वादे हैं वो अभी तक हवा हो चुके हैं। अभी तक कोई समझ नहीं आ रही कि हुकूमती जो वादे थे, जो मुतालबात थे, जो किसान तंजीमों के साथ हुए, वो आखिर कहाँ तक पहुँचे, अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। किसान चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, वो बेचारा परेशानी का शिकार है। और पाकिस्तान में जितने भी काश्तकार हैं अभी तक उनकी कहीं सुनवाई नहीं है। महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, लेकिन जितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है उस इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो उस काश्तकार को मिल नहीं पा रहा, जिसकी वजह से वो सरासर खसारे में है। हमारे साथ ज़फ़र हुसैन खान एडवोकेट साहब मौजूद हैं। आप मरकज़ी सदर हैं जनाब किसान बोर्ड पाकिस्तान के, और इस सारे मामले में आपसे गुफ्तगू करना और आपकी राय देखने वालों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। सर, प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ सर। शुक्रिया। ज़फ़र साहब, अब मुझे बताइए, आप सबसे पहले देखिए, हमने आज के प्रोग्राम में काफ़ी चीज़ें शामिल की हैं। किसान के मसाइल तो हैं जो कि अभी तक जू से तू नहीं हुए। मुझे ये बताइए, आप बीइंग प्रेसिडेंट, आप मरकज़ी सदर हैं, मुतालबात या जो मुज़ाकरात हैं हुकूमत के साथ, वो अब तक कहाँ तक पहुँचे हैं और कहाँ तक बेहतरी आने के चांसेस हैं, ये बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है और पंजाब समझ लें कि इसका अनाज घर है, पूरे मुल्क को ये फीड करता है। तो उस हवाले से गंदम हमारी बुनियादी खुराक है, जो समझ लें कि हमें रोज़ाना 3 टाइम हम उसको हमारे खुराक का हिस्सा है। तो हमारा गवर्नमेंट को बारहा मुतालबा किया है, पिछले साल भी इन्होंने ज़्यादती की कि गंदम की सपोर्ट प्राइस अनाउंस नहीं की, और अब भी वो गंदम की सपोर्ट प्राइस ताहाल अनाउंस नहीं कर रही है। मरियम साहिबा ये फरमा रही हैं कि आप फ़िक्र न करें, आपको मैं घाटा नहीं पड़ने दूंगी, लेकिन जो
इक़दामात उनसे मुतवक्को हैं, वो तो यही थी कि गंदम की स्पोर्ट प्राइस अनाउंस करें, वो उन्होंने नहीं अच्छा, की। पिछले साल तो 3900 रुपये जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि वो अनाउंस हुई थी। लेकिन आप देख रहे हैं ना कि बहुत बड़ी यानी किसानों के साथ बदायदी की गई कि गवर्नमेंट ने 3900 अनाउंस भी कर ली, फिर प्रोक्योरमेंट सेंटर्स भी अनाउंस कर दिए, वहाँ ज़रूरी लवाजमात भी फराम कर दिए, और एकदम यू टर्न लेके उन्होंने फिर गंदम सिरे से ख़रीदी नहीं है। और मैं समझता हूँ जो किसानों पे बहुत ज़्यादती है, क्योंकि हकीकत है अगर 20, 2200, 2300, 2400 में जो गंदम बिकती है उसमें बंदे को तो उसका भूसा भी मुनाफे में वो भी नहीं मिलता है। तो उस हवाले से हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा ये है कि भाई स्पोर्ट प्राइस अनाउंस करें, ये किसान के नहीं, ये पूरी अवाम उन नास के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अवाम उन नास के लिए से ज़रूरी है। स्पोर्ट प्राइस की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी? उसकी ज़रूरत ये थी कि किसान मार्केटिंग के थपेड़े बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो गवर्नमेंट ने यकीनी बनाया कि उसका इतना मिनिमम मुनाफा यकीनी बनाया जाए ताकि अगली फसल वो काश्त कर सके। एब्सोल्युटली, वो एक सर्कल है, वो सिस्टम अब ये है कि अगर फर्ज किया उसको मार्केट के हवाले करेंगे, उसको फसल में घाटा आ जाएगा, तो अगली फसल वो काश्त नहीं कर सकेगा, फिर पूरी मुल्क को नुकसान होगा। फिर यही गंदम हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो फिर एक बड़ा ज़र मुबादला। यहाँ आपको पता है बाहर तो यहाँ तो रुपयों में काम चलता है ना, बाहर तो डॉलरों में काम चलता है। बिल्कुल। पिछली दफ़ा भी हमारी निगरान गवर्नमेंट ने गंदम मुल्क में अंदर आने के बावजूद उन्होंने यूक्रेन से गंदम दरामद की और $1 अरब कमोबेश रकम उनको हमने यूक्रेन को दी। तो हमारा मुतालबा ये है कि क्या ये बेहतर नहीं कि अपने किसान को रुपयों में पैसे अदा करें? अगर ये नहीं करेंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि आपको बैरून मुल्क किसानों को डॉलरों में पैसे देने पड़ेंगे। देखिए, पैसे का सर्कल है ना, वो सर्कल आप ही के कंट्री में अगर सर्कल चलता रहे तो ज्यादा बेहतर है, बनिस्बत आप दूसरों को फायदा दें। मदद तब है कि हम गंदम एक्सपोर्ट करें और वहाँ से फॉरेन रेवेन्यू हासिल करें। एब्सोल्युटली। इस हवाले से हम समझते हैं कि गंदम की स्पोर्ट प्राइस का अनाउंस करना अजबा जरूरी है। कोई तारीख वगैरह मुकर्रर हुई? कोई अभी तक नहीं, वो कहते हैं करेंगे, लेकिन अभी तक कोई यानी चीज़ मुकर्रर नहीं। दूसरा जो खाद के हवाले से आपने बात की है, खाद के हवाले से बुनियादी मसला ये है कि इंडिया और पाकिस्तान में खादों की कीमतों में बहुत बड़ा फ़र्क है। ठीक है, यानी आप समझ लें कि वहाँ यूरिया का एक बैग 2068 रुपये 268 रुपये में मिलता है, जबकि आज के रुपयों में जबकि 4500 के ऊपर हमारा है, और उसके बाद वहाँ DAP 1200-1300 में मिलती है। हमारा गवर्नमेंट रुपए का भी तो फर्क है ना, देखें जफर वही मैं कहता हूँ ना, अगर फर्ज किया तकरीबन 3 रुपये का फर्क अगर डालें तो अगर 268 को 3 से मल्टीप्लाई करें 1000 से भी कम मिलता है, ठीक है, तो कहाँ 4500 है। और उसके बाद DAP 1200-1300 है, और उसमें 3 से मल्टीप्लाई करें तो 2000 की, या हम 12,000 रुपये में है। तो हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को कहते हैं भाई सनतकार को मुनाफे का हक तो दें, डाके का हक तो ना दें ना। कि अगर इंडिया में यूरिया को आसमान से तो नहीं गिरता है ना, या वहाँ भी फैक्ट्री में बनता है। अगर वहाँ वो इतना सस्ता बेच रहे हैं कि पाकिस्तानी रुपयों में भी अंडर 1000 वो दे रहे हैं, तो हमारे मुल्क में 1000 में क्यों नहीं है? ठीक है, तो लिहाजा मैं समझते हैं कि गवर्नमेंट को इस तरफ तवज्जो दे लेनी चाहिए। अगर खाद की कीमत कम होगी फिर आसानी के साथ, यानी गंदम भी अगर सस्ती बिक जाए तो किसान को कोई घाटा नहीं है। मतलब जिन पैसों में आप बाहर से खरीदते हैं उससे कम में आपको अपने ही मुल्क में पड़ता है। हाँ, वही मैं कहता हूँ ना। तो इस हवाले से मैं अर्ज करता हूँ कि खाद के हवाले से, और फिर ये भी ज़रूरी है कि देखिए हम चीनी बाहर एक्सपोर्ट करते, एक ही मार्केट है, हम चावल बाहर एक्सपोर्ट करते, एक ही मार्केट है, दूसरी सारी फ्रूट बाहर करते, एक ही मार्केट है। तो इंडिया का फार्मर अगर सस्ती चीज़ बेचेगा और पाकिस्तान का फार्मर महंगी चीज़ बेचेगा तो मार्केट में यानी खरीद फरोख्त उसकी होगी जो सस्ती होगी। लिहाजा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये तवज्जो देनी चाहिए कि अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अंदर वो सहूलतें दें जो इंडियन गवर्नमेंट अपने काश्तकार को देती है। अगर साहब मुझे बताएं, खाद को लेकर के जो रेट्स हैं वो इस टाइम ब्लैक में कितने % ज़्यादा में फरोख्त हो रही है और मजबूर है किसान खरीदने के लिए? देखिए जी, पिछली दफ़ा ये था कि ज़रा ऑनेस्टली मैं कहता हूँ, सही बात लोगों को जाए, पिछली दफ़ा वाकई बड़ा बुरान था।
इस वक्त यह कि 500 800 वो ज़्यादा ले ही लेते हैं, जो एक्चुअल कीमत है उससे ज़्यादा। तो कुछ तो हाथों पंजाबी कहते हैं हथौला की हाँ, उन्होंने तोला की तरह। अच्छा। और उसमें ये है कि अब ये है कि कोई बहरान इस तरह नहीं है कि फार्मर लेने के लिए जाए उसे मिले ना और ब्लैक मार्केटिंग हो। इस दफ़ा ताहाल मैं समझता हूँ कि मसला कीमत की, खाद की कीमत इटसेल्फ ज़्यादा है, उसको कम आनी चाहिए, लेकिन मार्केटिंग मिल रही है, लेकिन मिल रही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे अब ओवरऑल ये बताइए कि क्या हुकूमत के साथ मुतालबात में, डिस्कशन में अभी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने टेबल पे रखी हैं? देखिए जी, मैं इस मौके पे ज़रूरी समझता हूँ कि हम इस वक्त कमाद का सीज़न चल रहा है। हाँ जी। तो कमाद के लिए हमने गवर्नमेंट से मुतालबा किया था कि आप जो कीमत आपने फैक्ट्रियों के हवाले कर दी है, ये समझ लें कि किसान को बेड़िए के आगे फेंकने के मुतरादिफ है। मतलब डायरेक्ट कर दिया खरीदार को भी और फरोख्त करने वालों को भी। अब हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ने इसमें से कोई फंड नहीं लगाना था, सिर्फ काश्तकारों के नुमाइंदों को और सनतकारों को बैठाकर एक ऐसी कीमत तय करनी थी जिसमें फार्मर को भी फायदा और सनतकार को भी फायदा हो। ठीक है। अब टोटल उन्होंने सनतकार का हाथ में पूरा सारा दे दिया है और वो इतना जुल्म करते हैं कि कटौती करते हैं। हर 400 मन के ऊपर 50 यानी मन के करीब वो कटौती करते हैं और उसके बाद बर वक्त पेमेंट नहीं करते हैं। तो इस हवाले से हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि आप काश्तकारों और सनतकारों से मिलकर एक कीमत का तय करें ताकि पूरे मुल्क और पूरे सूबे में कम अज़ कम एक कीमत हो और एक कटौती ख़त्म करें। और तीसरा हमारा हुकूमत से बड़ा मासूम मुतालबा है कि भाई CPR उस वक्त की दौर की ये रवाज है या कानून है जब मुल्क में बैंक नहीं होते थे, इदारे नहीं होते थे। अब जगह जगह बैंक खुले हुए हैं, तो आप CPR के बजाय चेक किसे पेमेंट हो तो काश्तकार की पेमेंट 15 दिन के अंदर यकीनी होगी। हाँ, ठीक और है। मैं समझता हूँ कि अगर सनतकार एडवांस चेक बहुत बड़ी सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी है। अगर फर्ज किया अगर वो नहीं अदा करेगा तो उसको फिर फौजदारी मुकदमात भुगतने पड़ेंगे। लेकिन और पाबंद भी होगा। और हमारी गवर्नमेंट मुझे समझ नहीं आती है कि इसमें कोई बजट नहीं लगता है सिवाय सनतकारों को फेवर करने के कि वो काश्तकारों को लूटें, अपना कारोबार करें। हम समझते हैं कि ये बिला ताखीर ये अगर 26वीं आईनी तरमीम जो इतना मुश्किल पाड़ा आपने पार लिया और उसको कर लिया, तो क्या शुगर कैन एक्ट में मामूली सी मासूम तरमीम नहीं हो सकती है कि आइंदा भाई CPR के बजाय चेक होगा और चेक हो जाएगा, सारे पेमेंट के मसले खत्म हो जाएंगे, सारा बहाल हो जाएगा, मेजर इशू खत्म हो जाएगा और गवर्नमेंट के जेब से 1 रुपया नहीं जाएगा। सही है। तो मैं समझता हूँ कि एक तो ये ज़रूरी है, दूसरा खाद को मुश्किल आइंदा एक ही रेट पे भिजवाने के लिए हमारा मुतालबा है कि खाद की बोरी पे अगर कीमत लिखी जाए तो फिर मैं समझता हूँ उसकी ना ब्लैक मार्केटिंग हो सकती है, ना ज़्यादा कीमत ली जा सकती है। हर दुकान पे लड़ाई होगी कि कीमत तो भाई 5000 लिखी, आप 6000 कैसे लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर कीमतें दर्ज करने का कानून है, इसी वजह से माचिस की डब्बी पे भी कीमत लिखी है, सिगरेट की डब्बी पे, हाँ जी बिल्कुल लिखी है, सर्फ के पैकेट पे भी कीमत लिखी है, साबुन की टिकिया पे कीमत लिखी है। तो हमारा सवाल ये है कि इन छोटी छोटी चीज़ों पे तो आपने कीमत लिखी है, तो खाद की बोरी जो 5-10,000 11,000 उस पर कीमत क्यों नहीं लिखते? तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ ब्लैक मार्केटिंग को रवाज देने के लिए और इसको जारी रखने के लिए ताकि आराम से ना राय बांस ना बजे, बांसी ना पता लगे, मतलब जिसका जहाँ दाल लग गया वो दाल लगता है वो लगाता जाए। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसे मासूम मुतालबे हैं जो गवर्नमेंट को फ़ौरन अदा करने चाहिए। किसान बोर्ड पाकिस्तान इसके हक में एक मुहिम हम चला रहे हैं इन मुतालबात में। कल मैंने चिनियोट बार से भी खिताब किया था, हम पूरे बार कौंसिल में वकला को इंगेज कर रहे हैं क्योंकि सारे देहातों से ताल्लुक़ रखने वाली कोर्ट्स हैं, ख़ास करके जो तहसील हेडक्वार्टर के सारे वकील देहातों से ताल्लुक़ रखते हैं। हम गवर्नमेंट को पे ये मुतालबे जायज़ कर रहे हैं, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारी वज़ीर आला कोई छोटे छोटे मुतालबे कबूल करके किसानों को दिल फतह हो सकता है, किसान खुश हो सकते हैं, उनकी परेशानियों से निजात हो सकता है। गवर्नमेंट को एक पेनी नहीं लगती है, किसी फंड की ज़रूरत नहीं, किसी IMF की डिक्टेशन नहीं है कि भाई CPR को चेक कर दे, कोई खाद की बोरी पे कीमत लिख लें, बाकियों पे लिखी है तो इस पर क्यों नहीं लिखते। तो ये छोटे छोटे मुतालबे हैं
मैं समझता हूँ कि आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मसले को उठाया है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस पर तवज्जो करनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया जी साहब, बहुत शुक्रिया। खफीजुल ज़राअत, आज के प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। और आज के प्रोग्राम में हमने हमारी जो किसान फैमिली है उनके मसाइल पर एक बार फिर से बात को हुकाम बाला के सामने रखने की कोशिश की है, थोड़ी रोशनी डाली है। जिस तरह से हमने बात किया कि जो रेट मुख्तस नहीं हो रहे, और जो रेट है खाद का, जो रेट है आपकी कमाद का, जो रेट है बाकी तमाम चीज़ों का, जितनी भी जिनास हैं इनके मुकर्रर रेट कर दिए जाएं तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक आसानी हो सकती है। और रही बात बोरी के ऊपर रेट की, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर बिल्कुल जफ़र साहब ने बात सही की कि अगर एक आप माचिस की डिबिया भी लेते हैं उसके ऊपर भी अगर उसकी कीमत लिखी है तो आप खाद की बोरी के ऊपर कीमत क्यों नहीं लिखते, इससे बड़े मसाइल हल हो जाएंगे। और मेहरबानी करें जो रेट है वो एक बार अनाउंस करें, वो हर किसी भी आप कंट्री में चले जाएं तो अजनास के बाकायदा रेट्स जो हैं वो हुकूमती सतह पर अनाउंस होते हैं ताकि लोग कन्फ्यूजन का शिकार ना हो, लोग मसाइल का शिकार ना हो। और वो रेट हमेशा दोनों पार्टियों को बिठाकर, जो ख़रीदार है वो भी और जो फ़रोख्त करने वाला है वो भी, दोनों को बिठाकर फिर एक रेट मुख्तस होता है ताकि दोनों को फ़ायदा हो और वो अपनी मईशत के लिए बेहतर तौर पर काम कर सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे पूरी उम्मीद है आज के प्रोग्राम के तवासुत से हमारे किसान भाइयों का ये मसला बनाम सरकार होगा और इस पर आने वाले दिनों में हमें कुछ बेहतरी भी होती हुई दिखाई देगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।